जेडीयू ने चिराग की 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ दिस टाइम नथिंग इज विल इन एनडीए। थैंक यू। बिहार चुनाव इस समय बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वजह भी बहुत ठोस है, क्योंकि दो बड़े गठबंधन जो बिहार में बने हैं उन दोनों में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। एनडीए खेमे में ज्यादा खलबली है, वहीं महागठबंधन ने भी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की है कि उसके सहयोगियों को कितनी सीटें मिलेंगी। बड़े बड़े नेता और पार्टियां सब अपने अपने टिकट पर सिंबल देना शुरू कर चुके हैं। लोगों का नामांकन भी शुरू हो गया, लेकिन खलबली तब मच गई जब बिहार के एनडीए गठबंधन में साफ तौर पर देखा गया कि चाहे जीतन राम मांझी का बयान कल देर शाम आया हो, जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ। या अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में। दिस टाइम नथिंग इज विल इन एनडीए। उसके बाद से खलबली मच गई है और यहां तक खबरें आ रही हैं कि एनडीए में सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज है तो वो नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार नाराज हैं तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो आरजेडी की तरफ पलटी मार जाएंगे। हालांकि कल दिन भर इस तरह की भी खबर खूब चली, लेकिन सबको पता है जो बीजेपी राज कर रही है उस बीजेपी का अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए बहुत सारे टूल होते हैं। तो नाराज होने वाला बार्गेन बढ़िया कर लेता है, लेकिन नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया बिहार के गलियारों में जैसे इस बात की चर्चा तेज हुई कि जब उन्होंने सीट बंटवारा देखा, पहले क्या देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, क्या उनकी शर्तें नहीं थीं या केवल संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह यही लोग सब कुछ कर रहे थे, ये सुगबुगाहट तेज हुई। लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ, मीडिया में खबर यह आई कि जब नीतीश कुमार ने 101 सीटें अपनी देखी और 101 बीजेपी की, उनकी अब तक की गठबंधन की राजनीति का इतना बुरा दिन कभी नहीं था। वो हमेशा एक बड़े भाई की तरह रहे। केवल उनका चेहरा ही नहीं, उनका राजनीतिक कद भी बड़ा रहा, जिसे कुतरने की कोशिश बीजेपी ने पिछले चुनाव में ही कर दी थी, जब नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान को अलग छोड़ दिया था और हनुमान यानी चिराग ने वहीं वहीं रोशनी जलाई जहां जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट की बजाय बीजेपी का कैंडिडेट था, और जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे वहां चिराग ने रोशनी कम कर दी। उसका नतीजा यह निकला कि चिराग पासवान की इस साजिश के तहत नीतीश कुमार की पार्टी अपने सबसे कम सीटों वाले संख्या में आ गई, और इसका नतीजा यह निकला कि चिराग पासवान की रोशनी कम करते ही नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी की लगभग आधा रह गई। लेकिन फिर भी बीजेपी को पता था कि अभी बिहार में उनके पास कोई नीतीश कुमार का विकल्प चेहरा नहीं है, इसलिए चेहरा नीतीश कुमार रहे। बीच में थोड़ा इधर उधर हुआ मामला, लेकिन नीतीश कुमार ने जब इस बार वाली लिस्ट देखी होगी तो उन्हें यह समझ में आया होगा कि ये तो पहले ही तैयारी हो गई, 101 और बनाम 142, और चिराग ने आपकी ऐसी रोशनी जलाई है कि हड़कंप मच गया। तो खुश कौन है? बीजेपी, और बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट की सूची जारी कर दी, चिराग पासवान सिंबल देना शुरू कर दिए। लेकिन नाखुश केवल नीतीश नहीं, नीतीश के सुर में सुर मिलाते हुए कल देर शाम जीतन राम मांझी ने जो कहा, जरा सुनिएगा उन्हें। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ। अब आपने जीतन राम मांझी को जब सुना होगा तो यह समझ में आया होगा कि नीतीश कुमार नाराज हैं। यह विपक्ष के द्वारा फैलाई गई अफवाह नहीं है। नीतीश कुमार यहां तक नाराज हैं कि उनकी 3 सीटें गायघाट, राजगीर और सोनबरसा, ये नीतीश कुमार अपने मजबूत दावेदारी की सीट मानते थे जो बीजेपी ने चिराग पासवान को दिला दी। ये कौन सा समझौता है? नीतीश कुमार को यह बात समझ में नहीं आई होगी। और कल बिहार के देर रात तक
पत्रकारों के खेमे में सुगबुगाहट तेज हुई कि जब भी नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो राजगीर चले जाते हैं। और पता ये चला कि कल रात भी राजगीर जाने वाले थे, लेकिन किसी तरह से आनन फानन में वो सुलझाया गया। और अभी भी ये गठबंधन का पशोपेश इतना ज्यादा है कि एक तरफ चिराग पासवान को 29 सीटें देना जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कतई कबूल नहीं हो रहा है। और बीजेपी अभी भी जेडीयू के बराबर के साथी हो गई और जेडीयू की विनिंग कॉम्बिनेशन वाली सीटें बीजेपी ने चिराग पासवान को दे दी। ऐसे में यह साफ तौर पर हो गया कि गणितीय गुणागणित के मुताबिक ही नहीं कि 101 पर रह गई जेडीयू और 142 पर चली गई बीजेपी गठबंधन, उसका रासायनिक समीकरण भी यह दिख रहा है कि जेडीयू की मजबूत सीटें भी किसी और को दे दी गई तो परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार की एकदम अकेले ना हो जाएं। यह शंका अभी जीतन राम मांझी ने अपने बयान में भी जारी की कि उनको यह कहना पड़ा कि बिल्कुल सही बात है भाई, जो जिसकी सीट है आप बदल के किसी और को दे दोगे तो भाई वो भी घोषित कर देगा, लड़ाएगा। और यही हो रहा है। सुनने में यह आया है कि बीजेपी के समझौते के बावजूद 3 सीटें तो अभी तय हो गई हैं जिस पे चिराग पासवान का कैंडिडेट घोषित हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार भी अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे। और इसी बात को पुष्ट करते करते जीतन राम मांझी खुद अभी बोले कि वो 2 सीटों पर जो अपना दावा रखते थे, एनडीए गठबंधन ने वो 2 सीटें चिराग पासवान को दे दी, मखदूमपुर और बोध गया। और खुद जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो इन दोनों सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और इस तरह के गठबंधन का एनडीए की तरफ से यह रूप बना है जिसमें चिराग पासवान की सीट बढ़ाना बीजेपी के इशारे पर 20 की राजनीति जो 2020 में की थी बीजेपी ने, उससे एक कदम आगे चल गई। 20 में तो चिराग पासवान अलग लड़ करके नीतीश को कमजोर किए, 2025 में तो चिराग पासवान साथ लड़ करके नीतीश का राजनीतिक भविष्य खत्म करने की साजिश तय कर चुके हैं। और नीतीश कुमार इसी बात से बेहद खफा बताए जा रहे थे कि ये कौन सा गठबंधन किया है संजय झा ने, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू। और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष रोज मीडिया के सामने आके बाइट दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा बाइट की चर्चा किसकी हुई? उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा इस बात से नाराज बताए जा रहे थे कि उनकी एक मजबूत सीट महुआ की, जिस पर वो अपनी दावेदारी रखते थे, जब उनको पता चला कि 6 सीट मांझी जी की 6 सीट उन्हें, तो बड़े नाराज होकर के ये सब शायरी वारी लिखते रहे कि मेरा घर छोड़कर वहीं बारिश हुई, पता नहीं कहां कहां बारिश हुई, क्या हुआ। हालांकि बाद में कल ही देर दोपहर बाद एक स्क्रिप्टेड ट्वीट आया जो चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया, सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट किया और उसी को उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट किया। सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए में हो गया। लेकिन फिर जैसे उन्हें पता चला कि महुआ की सीट पर तो खेल हो गया और महुआ की सीट जो उपेंद्र कुशवाहा के सबसे मजबूत एक साथी के लिए उन्होंने देख रखी थी, वो दे दी गई चिराग पासवान को। ऐसे में वो बेहद नाराज हो गए और रात में ही चाहे वो नित्यानंद राय हों, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, चाहे बीजेपी के बड़े नेता दिलीप जायसवाल का भी नाम आ रहा है कि वो लोग उपेंद्र कुशवाहा को मनाने उनके घर भी पहुंचे। अरे जो भी नेता आए थे, सम्राट जी थे, नित्यानंद जी थे, अरे हम दे देंगे, उन लोगों ने क्या कहा? हंसते हुए चले गए हाथ जोड़कर। तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। और अभी बिहार की मीडिया ये बता रही है कि 3-4 बजे रात तक बैठक होती रही उपेंद्र कुशवाहा की, और उपेंद्र कुशवाहा का बाद में ये वाला बयान आया जिसको आप भी जरा सुनिए। This time nothing is well in NDA. सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और इसीलिए वो अमित शाह से मिलने नित्यानंद राय के साथ दिल्ली आए। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं वो अमित शाह के आवास पर पहुंचे, लेकिन उड़ती खबर मीडिया में ये आई कि अमित शाह के पहुंचने में लेट हो गई, मिल नहीं पाए। फिर कोई नया ट्वीट आने वाला है क्या उपेंद्र कुशवाहा का, या अमित शाह मिल करके चुप कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा? लेकिन अभी फिलहाल एनडीए खेमे की तरफ एक बात तो साफ दिख रही है कि चिराग पासवान को ज्यादा अहमियत दे देना नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों गठबंधन के सहयोगियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं चिराग पासवान बिल्कुल शान और शौकत में बहुत ताकतवर तरीके से दिल्ली में सिंबल बांटना शुरू कर चुके हैं।
और इस तरह से एनडीए में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। हालांकि जिनके पास सरकार होती है और जो ताकतवर होते हैं वो संजय झा की तरफ बोलते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है जी, कहाँ कोई गड़बड़ है जी, और नीतीश जी सब कुछ ठीक कर लेंगे। इन सब के साथ एनडीए खेमे की तरफ से यह भी तो आरोप लग रहा है कि महागठबंधन ने ही कौन सी सीटें अपनी फाइनल कर ली। लेकिन आज की दो खबरें महागठबंधन की तरफ से आई। पहली खबर यह कि कल देर रात दूसरी बार जब कांग्रेस पार्टी बैठी तो कांग्रेस पार्टी शायद इस बात पर बार्गेन करने लगी है कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा हमने निकाली उसके बाद से कांग्रेस पूरे बिहार में इतनी मजबूत हो गई है कि अगर आप नहीं मानोगे 243 पर लड़ जाएंगे। इसलिए 70-72 जो पिछली बार थी अब उससे कम नहीं होगा। लेकिन आरजेडी और बाकी महागठबंधन के सहयोगियों का मानना यह है कि आपने 72 सीटें लेकर 19 जीती, तो आप 50 लेकर के 25 जीत जाओ, 30 जीत जाओ, 35 जीत जाओ, तो 50-55 सीटों के आसपास कांग्रेस का वैध बनता है। लेकिन गठबंधन की तरफ से शायद ये कयास लगाया जा रहा है कि 60-65 से नीचे तो कांग्रेस आने से रही। ऐसे में आरजेडी की तरफ ये एक दूसरा दबाव भी रहेगा कि पिछली बार गठबंधन तोड़ करके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो रहा था, मुकेश सहनी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर नाराज होकर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ गए थे और बीजेपी में चले गए थे। बाद में बीजेपी ने उनको, वो डिप्टी सीएम मांग रहे थे जब यहां थे और 25 सीटें मांग रहे थे। जब ये गठबंधन तोड़कर बीजेपी में गए तो 4-5 सीटें बीजेपी ने ऐसे ही कुछ दी थी, 4-5-6 ऐसे ही कुछ, जिनमें से 3-4 लोग उनके जीते भी और सबको बीजेपी ने अपने में मिला लिया, इनको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन मुकेश सहनी चूंकि अति पिछड़ा समुदाय में एक चेहरा है, सन ऑफ मल्लाह के नाम से उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, इसलिए वो अब महागठबंधन के साथ हैं। वोटर अधिकार यात्रा से लेकर हर जगह वो खड़े रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी का ये दावा है कि केवल सहनी वोटर, निषाद वोटर, राजभर वोटर ही नहीं, वो अति पिछड़े समुदाय के ठीक ठाक वोटर उन्हें देंगे। इसलिए डिप्टी सीएम और ठीक ठाक संख्या में चाहिए सीटें। आरजेडी और महागठबंधन के बाकी सहयोगी उन्हें 14-15 सीटें देने का मन बना रहे थे। लेकिन आज सुबह जो खबर आई कि तकरीबन 17-18 सीटों पर मुकेश सहनी के साथ बात फाइनल हो गई। और दूसरी तरफ सीपीआई एमएल जो महागठबंधन का एक बहुत मजबूत साथी है, पिछली बार 19 सीटों में से 12 जीत गया था वो, इस बार उनका दावा ये था कि कम से कम 24-25 सीटें हमें मिलें और कुछ और जिलों में 1-2 सीटें बढ़ाई जाएं, जिसका फायदा महागठबंधन को बाकी सीटों पर मिल जाए। इस दावे के पुख्ता होने का अभी भी महागठबंधन की तरफ से यह तय नहीं हुआ है कि माले को कितनी सीटें महागठबंधन में मिली हैं, लेकिन 19 तो मिलेंगी ही, 19 से ज्यादा उनका दावा है, जिसमें कई मजबूत सीटें हैं जिससे महागठबंधन को फायदा हो सकता है। सारा दारोमदार आरजेडी के ऊपर इसलिए आ पड़ा है क्योंकि आईपी गुप्ता की पार्टी जो तत्वातांती जातियां हैं, अति पिछड़े समुदाय में आती है, जिनका दावा है कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में शामिल हो जाएं, लेकिन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में उनको शामिल किए जाने की नाराजगी है क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ये कोशिश की थी, जिससे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में बहुत खासी नाराजगी है। वो आजकल महागठबंधन के साथ हैं। अगर उन्हें भी 1-2 सीटें पार्टी की तरह न दी जाएं, क्योंकि पार्टी की तरह देने में एससी बनाम तांती और तत्वा जातियां, इनका जो संघर्ष जमीनी है वो कहीं बीच में उभर न जाए, इसलिए उसका एक तरीका ये निकाला जा सकता है कि आप अपने कैंडिडेट महागठबंधन से लड़वा लीजिए। इसी तरह से जेएमएम भी है। जेएमएम चूंकि सिंबल उसका झारखंड के बाहर नहीं मिल सकता क्योंकि वही सिंबल महाराष्ट्र में भी चलता है, इसलिए जेएमएम के कुछ प्रत्याशी जो आदिवासी बहुल इलाके की तरफ हैं उनको उधर से सेट कर लिया जाए। लेकिन यह सब तो तब होगा जब आरजेडी और कांग्रेस में तालमेल बन जाए। कांग्रेस अब इस बार्गेनिंग की कैपेसिटी में खड़ी हो रही है कि आजकल भाई सबसे ज्यादा मजबूत नेता बिहार का कौन हो गया? राहुल गांधी, क्योंकि यात्रा उन्होंने कर ली। अगर ये भाव रहेगा तो सारा समझौता आरजेडी के ऊपर आएगा, तो माले से लेकर के बाकी सीटों को बढ़ाने में उनको मुश्किल आएगी। और अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ती है तो मुश्किल ये आएगी कि क्या कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पिछली बार से बेहतर होने की कोई परिदृश्य दिख रहा है। इस पूरे पशोपेश में महागठबंधन की तरफ से भी कैंडिडेट घोषित होना शुरू हो गए, नामांकन हो रहा है, क्योंकि अब 1-2 दिन तो बचे हैं मुश्किल से। ऐसे में बहुत पेच फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच 2 खबरें बिहार की और आ गई जो आपको चुनाव को लेकर के आश्चर्यचकित कर देंगी। जैसे एक खबर कि प्रशांत किशोर जो अब तक इतना बड़बोलापन से इंटरव्यू देते थे, कह रहे थे राघोपुर लड़ जाएंगे तेजस्वी के खिलाफ, पूरा वो पैटर्न सनसनी पैदा करके अब कल शायद उनका ये बयान वायरल हो रहा है कि उनकी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि वो नहीं लड़ेंगे। नहीं करेंगे। अभी
वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा। अब उनकी तरफ से कौन लड़ेगा ये भी उनकी पार्टी तय करेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जन स्वराज के जाने कितने वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं कि उनके भी नाराज कैंडिडेट सामने खड़े हो गए। तो जेडीयू के नाराज कैंडिडेट कह रहे हैं जेडीयू बर्बाद हो रही है। 2-3 लोगों ने बीजेपी के सामने गिरवी रख दिया। आरजेडी की तरफ से भी धरना प्रदर्शन और मांग लेकर के वो लोग तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के आवास के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन जन स्वराज वाले तो झंडा बैनर सब जलाने लगे। लेकिन दूसरी खबर जो बिहार की है वो बड़ी चौंकाने वाली है। आम आदमी पार्टी, राजभर, ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी के सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, और एनडीए के हिस्सा वो बिहार में नहीं है। एनडीए टूट गया है। यूपी से पार होते ही, बिहार बॉर्डर में घुसते ही एनडीए ध्वस्त हो गया है। और राजभर जी की पार्टी 150 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। और तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी कि इन दलों के टिकट बेचने के लिए स्टिंग जब किया गया तो पता चला कि लाखों लाख रुपए में बोली लग रही है। यह है उत्तर भारत की राजनीति का एक चेहरा। हालांकि अगर आपको इस तरह की खबर देखनी हो तो बीजेपी किसको टिकट दे रही है और जेडीयू किसको टिकट दे रही है, जरा एक बार उधर भी नजर रखिएगा। और खास नजर अगर आपको रखनी है तो चिराग पासवान पर रखिएगा, जो अपनी पूरी रिश्तेदारी को अब इस चुनाव में फिट कर लेंगे और बीजेपी के इशारे पर उन तमाम लोगों को टिकट देंगे। जैसे जेडीयू ने बड़े लाव लश्कर से किसका नामांकन करा दिया है, अनंत सिंह। तो अब अनंत सिंह कौन है? अनंत सिंह एक मसीहा है, संत हैं, महापुरुष हैं। न उनका अपराध से कोई रिश्ता है, न दबंग है, न गुंडे हैं, न बाहुबली हैं। वो मसीहा हैं क्योंकि जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये है बिहार में। अब कितने ऐसे मसीहा, संत, महात्मा बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी से आएंगे अभी देखना बाकी है। लेकिन बिहार का चुनाव है साहब, इतना सामान्य तो कतई नहीं होने वाला। अगले कुछ पल के घंटे, मिनट, दिन बहुत कुछ बदलता दिखेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस ताकत से एनडीए, बीजेपी पूरे देश में यह माहौल बना रही थी कि बिहार तो हम यूं जीत रहे हैं, हालत खराब हो गई। और उनका सबसे बड़ा सहयोगी दल जेडीयू इतने भीतरघात और बिखराव की शिकार हो रही है, क्या इसको बीजेपी संभाल पाएगी? और अगर नीतीश कुमार की नाराजगी से लेकर सक्रियता तक की खबर सामने आ गई तो ये तो इतना आसान नहीं रहेगा जितना बीजेपी वाले अपने प्रायोजित मीडिया से प्रायोजित कराते हैं कि बिहार तो हम ऐसे ही जीत रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा होने वाला है। बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये दिल्ली में बैठ करके बिहार को कितना कंट्रोल किया जा सकेगा आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल हम भी नज़र बनाए रखेंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।